आ गया ईरान का नया सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई, उड़ा दिए ट्रंप नेतन्याहू के होश। खुल गई ईरान युद्ध की तीसरी आंख, तेल अवीव में मिसाइलों से तबाही। दो हफ्तों से चल रहे ईरान युद्ध में अब हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए हैं। सुप्रीम लीडर अली खामनेई के दूसरे बेटे मुस्तफा खामनेई ने अब ईरान के सुप्रीम लीडर के तौर पर कमान संभाल ली है और उनके सुप्रीम लीडर बनते ही इजराइल और अमेरिका के अड्डों पर बेतहाशा हमले शुरू हो चुके हैं। खबर है कि इजराइल की राजधानी तेल अवीव में भीषण मिसाइल हमलों से हाहाकार मचा है। 56 साल के ईरानी सुप्रीम लीडर की ताकत और इरादों का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मुस्तफा खामनेई को गर्मजोशी के साथ बधाई देते हुए एक तरह से अमेरिका और इजराइल को वार्निंग दे दी है कि अगर मुस्तफा खामनेई को मारने की कोशिश की तो नतीजे विनाशक होंगे। इधर ईरान ने पश्चिम एशिया में मौजूद अरब देशों पर हमले 2 गुने से भी ज्यादा बढ़ा दिए हैं। सऊदी अरब से लेकर बहरीन तक ईरान ने तेल युद्ध शुरू कर दिया है। इधर राष्ट्रपति ट्रंप भी ये मानने को मजबूर हो गए कि ईरान में अभी भी जंग करने की क्षमता बची हुई है और ईरानी मिसाइलें इजराइल और अमेरिकी अड्डों पर कोहराम मचा रही है। यानी वक्त के साथ अब मामला बदलता जा रहा है। लेकिन हम शुरुआत करते हैं ईरान के तीसरे सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई से, जिन्होंने आते ही पासा पलटना शुरू कर दिया है। मजलिस पस az بررسی‌های دقیق و گسترده و استفاده از ظرفیت اصل 108 قانون اساسی مطابق با وظیفه شرعی و اعتقاد به حضور در محضر خداوند متعال در اجلاسیه فوق العاده امروز آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای حفظه الله تعالی را بر اساس رأی قاطع نمایندگان محترم مجلس خبرگان به عنوان سومین رهبر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران मुस्तफा खामनेई ने खोला मोर्चा, इजराइल में ईरानी तांडव। ईरान से मुख्य युद्ध कर रहे अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भले ही दावा किया हो कि हमने ईरान की 90% हवाई ताकत को तबाह कर दिया है, लेकिन हकीकत में अभी भी ईरान पूरी ताकत से आत्मघाती ड्रोन, बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमले करने में जुटा है। ईरान में 130 शहरों पर हमले हो चुके हैं, जबकि इजराइल में ईरानी हमलों से भीषण नुकसान हुआ है। इजरायली सेना के मुताबिक ईरान ने अब तक 29 से ज्यादा मिसाइल लहरें यानी कि मिसाइल अटैक किए हैं। हालांकि इजराइल का आयरन डोम और एरो सिस्टम अधिकांश मिसाइलों को रोक रहा है, लेकिन हमलों की तीव्रता इतनी ज्यादा है कि कई मिसाइलें सुरक्षा घेरे को तोड़कर रिहायशी और औद्योगिक क्षेत्रों में गिर रही हैं। तेल अवीव ईरानी मिसाइलों का मुख्य निशाना बन रहा है। ईरान की क्लस्टर मिसाइलों ने तेल अवीव शहर के मध्य और दक्षिण हिस्सों में भारी तबाही मचाई है। यहाँ कई बार विस्फोटों की आवाजें सुनाई दी है। हाइफा का बजान तेल रिफाइनरी परिसर और यहाँ पर मुख्य पावर प्लांट ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों की सीधी चपेट में आ गए। यहाँ पर जोरदार धमाके हो रहे हैं। रिफाइनरी में लगी भीषण आग की वजह से संचालन पूरी तरह से ठप हो चुका है, जिससे इजराइल में ईंधन की आपूर्ति पर बुरा असर पड़ा है। वहीं छोटे शहर बेत शेमेश पर एक पब्लिक शेल्टर यानी बंकर पर ईरानी मिसाइल सीधे गिरने की वजह से एक ही दिन में 9 लोगों की मौत हो गई है। यहाँ के रिहायशी इलाकों में मलबे की वजह से बहुत ज्यादा तबाही देखी गई है। दक्षिणी इजराइल के बेरशेबा शहर में भी कई मिसाइलें गिरी है, जिससे सैन्य और नागरिक बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। ईरानी मिसाइलों ने हर्जलिया में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को तबाह कर दिया है, जिससे वाटर सप्लाई रुक गई है। तेल अवीव के पास मौजूद है बनी ब्रैक और रामतगन।
इन इलाकों में भी मिसाइलों के गिरने और इंटरसेप्शन यानी कि मिसाइलों को हवा में नष्ट करने के बाद गिरे मलबे से इमारतें और वाहनों को काफी नुकसान पहुंचा है। ईरान ने अपनी 29वीं मिसाइल लहर में विशेष रूप से नेगेव क्षेत्र को निशाना बनाया। यहां इजरायली सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचाने के दावे किए गए। ईरान ने नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई की नियुक्ति के बाद ऑपरेशन ऑनेस्ट प्रॉमिस 4 के तहत इजराइल के तेल अवीव और नेगेव रेगिस्तान पर मिसाइलों की 29वीं लहर दागी है। न्यूज 18 इंडिया की टीम है इसराइल में रियल ग्राउंड जीरो पर, जहां पे बहुत ज़बरदस्त तबाही हुई है जो ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक किया जा रहा है। हालांकि इसराइल की तरफ से भी लगातार ईरान पे हमले किए जा रहे हैं, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल काफ़ी पावरफुल होता है। इर्द गिर्द जो टावर हैं वो भी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बिल्कुल क्रम्बल हुए हैं, तबाह हो चुके हैं और घर जो हैं पूरी तरह से बर्बाद हुए। को विजुअल्स में साफ दिख रहा होगा कि किस तरीके की तबाही यहाँ पर इसराइल में हुई है ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल से। इधर ईरान की राजधानी तेहरान के प्रमुख तेल डिपो और रिफाइनरियों पर इजरायली हवाई हमलों के बाद शहर के ऊपर जहरीले धुएं का काला बादल छा गया है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि अगले कुछ घंटों में शहर में एसिड रेन भी हो सकती है, जिससे मानवीय संकट और गहरा सकता है। वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव की वजह से दुनिया भर में ईंधन की भारी किल्लत और मुद्रास्फीति का खतरा भी बढ़ता चला गया है। ईरान के आंतरिक मंत्रालय ने दावा किया कि उन्होंने देश के भीतर सक्रिय एक इंटेलिजेंस गैंग को पकड़ा है जो कथित तौर पर इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। उधर हैंडला हैक जैसे ईरानी हैकर समूहों ने इजरायली ऊर्जा प्रणालियों को हैक करने का दावा किया। उधर ईरान पर बहरीन की सरकारी तेल कंपनी ने अपने शिपमेंट पर फोर्स मेजोर घोषित कर दिया है, जबकि अरब के शयाब तेल क्षेत्र को भी निशाना बनाया गया। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि ईरान के परमाणु खतरे को खत्म करने के लिए तेल की कीमतों में बढ़ोतरी एक छोटी कीमत है। उन्होंने ईरान से बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली वायुसेना ने ईरान के एस्फान, तबरेज और यज़्द में स्थित भूमिगत मिसाइल कमांड सेंटर को निशाना बनाया। इजराइल का दावा है कि उसने बंकर बस्टर बमों से ईरान की जवाबी हमलों की क्षमता को काफी हद तक कम कर दिया है। अब देखना यह होगा कि मुस्तफा खामनेई की नई युद्ध नीति कैसी रहती है और आने वाले घंटों में कहां-कहां हमले होते हैं। और देखिए, मुस्तफा खामनेई के सुप्रीम लीडर बनते ही ईरान ने इजराइल पर नया अटैक लॉन्च कर दिया। तेल अवीव और पेटाह तिकवा में हुए मिसाइल अटैक में 6 लोग घायल हो गए। उधर ट्रंप और नेतन्याहू ने कहा है कि हमें नया सुप्रीम लीडर मंजूर नहीं। ईरान ने कतर, यूएई और बहरीन में अमेरिकी बेस पर हमला कर दिया है। इस स्पेशल रिपोर्ट को आप भी देखिए। सऊदी अरब के तेल कुओं में दफन होगा तेल अवीव। ईरान ने छेड़ा तेल युद्ध, खाड़ी में जलेगा अमेरिकी बेस। अरब सागर में मौजूद अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन ने अपना रुख ओमान की तरफ मोड़ दिया है। ईरान के ड्रोन अटैक में बहरीन की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक तेल रिफाइनरी बापको को उड़ा दिया गया। लेबनान में इजराइल ने 200 हिजबुल्लाह लड़ाकों को मार गिराया। हवाई हमले में करीब 400 लोगों की मौत हो गई। साइप्रस में ब्रिटेन के एयरबेस पर हमले के बाद तुर्की ने 6 F-16 लड़ाकू विमान और एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं। मैं इस वक्त इसराइल में उस गाड़ी में बैठा हूं जो बिल्कुल चकनाचूर हुई है।
ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल के अटैक से। आप देख सकते हैं क्या हाल हुआ है, हालत आप देख सकते हैं। जो बाहर रहती हैं और मकानों की हालत आप पूछिए मत के इर्द गिर्द मकानों की हालत क्या हुई है। ये देख सकते हैं आप, मकान खंडर में तब्दील हो गए हैं। और ये आप देख सकते हैं इजरायली डिफेंस फोर्सेस के लोग अब शायद ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ के एयर डिफेंस सिस्टम में सेंध लगाने में कैसे कामयाब हुए। अब मिसाइलें सिर्फ शहरों पर नहीं गिर रही, निशाने पर हैं तेल के कुएं, रिफाइनरी और अमेरिकी मिलिट्री बेस। क्या दुनिया की अर्थव्यवस्था तेल से जल जाएगी? खाड़ी में नहीं बचेगा एक भी अमेरिकी बेस। जंग की आग में जल जाएंगे खाड़ी देश। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाला हर जहाज बारूद बन गया है। ما تعرضت له بلادنا العزيزة والدول العربية والشقيقة والدول الصديقة من اعتداءات غير مسبوقة لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة من قبل إيران. فالبحرين كانت وستظل دولة سلام لم تبادر يوما إلى استعداء أحد ولم تنتهج إلا سبيل التعاون وحسن الجوار. ईरान की IRGC यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने पिछले कुछ दिनों में सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें और ड्रोन अटैक लॉन्च किए। इन सभी हमलों का बस एक ही मकसद था, खाड़ी में अमेरिकी अड्डों की तबाही। कतर में अल उदेद बेस, मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस। ईरान ने यहां बार बार हमले किए। धमाकों की आवाज से दोहा गूंज रहा है। कतर की एयर डिफेंस ने सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है। UAE में तेहरान ने अल धफरा एयर बेस पर ड्रोन और मिसाइल अटैक किए हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन और रडार सिस्टम को निशाना बनाया। अबू धाबी और दुबई में भी कई धमाके हुए। कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस पर और कैंप आरिफ जान पर बड़े बड़े हमले हुए। कुवैत ने 178 मिसाइल और 384 ड्रोन को इंटरसेप्ट करने का दावा किया। बहरीन में US 5th फ्लीट हेडक्वार्टर पर अटैक हुए। ऑयल रिफाइनरी और पानी के प्लांट को भी निशाना बनाया गया। चारों तरफ धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। इराक के एरबिल में US बेस पर ड्रोन स्ट्राइक हुई। कुर्दिस्तान इलाके में भी हमले हुए। सऊदी अरब में रस तनूरा रिफाइनरी और दूसरे ठिकानों को भीषण ड्रोन हमलों से दहला दिया गया। ईरान ने दावा किया कि सभी हमले अमेरिका और इजराइल के हमलों के जवाब में हुए। ये हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक खाड़ी देश अमेरिका को अपनी जमीन इस्तेमाल करने के लिए देते रहेंगे। دشمن دلش میخواد ما و کشورهای اسلامی در جنگ باشیم، اختلاف بین ما و کشورها ایجاد بکنه. بارها و بارها گفتیم و نیت و هدف مقام معظم رهبری این بوده ما با کشورهای همسایه خودمون برادریم، باید ارتباطاتمون خوب باشه. اما اتفاقی که داره رخ میده اینه که از هر کشوری بخوان به خاک ما حمله کنن و تجاوز کنن، طبیعتا ما مجبوریم جواب اونها رو بدیم و این چیزی رو که میخوایم جوابشون رو بدیم معنیش این نیست که ما با او کشور دعوا داریم، معنیش این نیست که ما خدای نکرده میخوایم مردم اونجا رو ناراحت بکنیم. खाड़ी देश अब पूरी तरह से युद्ध की चपेट में हैं। अमेरिकी मिलिट्री बेस होने की वजह से वो ईरान के निशाने पर हैं। कई खाड़ी देशों ने अमेरिका से सुरक्षा देने की मांग की है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये ईरान की एक बड़ी भूल हो सकती है। खाड़ी देश अब अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर अटैक कर सकते हैं। So the US-Israeli attacks are clearly illegal. There's really no doubt about it. And the reason why there's no doubt about it is that the only justification that the US and Israel could use to justify their use of force on Iran is self-defense.
इस जंग का असर अब खाड़ी में तेल के उत्पादन को प्रभावित करने लगा है। कतर में एनर्जी मिनिस्टर ने कहा कुछ दिनों में गल्फ में ऑयल गैस प्रोडक्शन रुक सकता है। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत में भी तेल उत्पादन में काफी कमी आई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन करीब करीब बंद हो गई है। खाड़ी में पानी के प्लांट निशाना बनाए जाने से वाटर सप्लाई पर खतरा बढ़ गया है। दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल रही है। कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन ने गल्फ देशों से माफी मांगी, लेकिन जंग में ईरान का नया सुप्रीम लीडर तैयार है। ईरान में अंतिम फैसला कौन ले रहा है? ईरान की राजनीति में आखिरी शब्द राष्ट्रपति के नहीं, सुप्रीम लीडर के होते हैं। ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने साफ संकेत दे दिए कि मिडल ईस्ट की इस जंग से ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। یک هفته تقریبا انتظار و اون شوکی که پس از شهادت آیت الله خامنه‌ای در واقع به جامعه و در واقع ملتمون وارد شده بود و منتظر بودیم و خیلی خوشحالیم که الان رهبر انتخاب شده و مطمئنیم که این مسیر ادامه داره دیگه باز اقامت ایشون. و واقعا حس خوشحالی بود و واقعا نمی‌دونستیم که از غم از دست دادن رهبر گریه بکنیم یا خوشحال باشیم. از بابت اینکه آقا مجتبی انتخاب شدن. آقا مجتبی واقعا مثل پدرشون و واقعا لایق ترین و شبیه ترین کسی که ممکن بود در بین اعضا انتخاب بشه واقعا آقا مجتبی بود. तेहरान से आए संकेत में कहा गया कि अगर अमेरिका और इजराइल ने हमले जारी रखे तो जवाब और ज्यादा खतरनाक होगा। ईरान में सेना और आईआरजीसी सीधे सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करती हैं। विदेश नीति और युद्ध का अंतिम फैसला खुद सुप्रीम लीडर लेते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम भी सुप्रीम लीडर के कंट्रोल में होता है। यानी खाड़ी में जारी जंग अब सिर्फ सीमित सैन्य टकराव नहीं, इसमें शामिल हो चुके हैं ईरान, अमेरिका, इजराइल और कई खाड़ी देश। तेल के कुएं जल रहे हैं, रिफाइनरियां धुएं में डूबी है और खाड़ी के समंदर में अमेरिकी युद्धपोत खड़े हैं। मिडिल ईस्ट में ये टकराव अब सिर्फ मिसाइलों की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई है तेल की, ताकत की और शासन की। अगर हालात नहीं संभले तो खाड़ी की ये आग पूरी दुनिया को जला सकती है। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है। सोशल मीडिया का दो प्रभाव हम लोग देखते हैं। पहला तो ये कि वो हमारा बहुत समय ले लेता है और दूसरा ये कि एक मेंटली भी हमारे ऊपर वो प्रभाव डालता है। सोशल मीडिया पे अगर आप मान लिया जाए कि किसी बच्चे को देख रहे हैं जिसका रिजल्ट अभी अभी आया है, वो फेल हुआ है या वो कोई बहुत बड़ा सक्सेस उसको मिला है, तो इसका भी कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे एक प्रभाव पड़ते रहता है। तो एक तो मेंटली भी हमारा असर पड़ता है हमारे दिमाग पे और दूसरा कि हमारा समय भी बहुत चला जाता है। ये पढ़ाई को, रिजल्ट को कितना बाधित करता है सोशल मीडिया? डिपेंड करता है कि आप किस तरह के कंटेंट में इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि आप जिस तरह के कंटेंट में इंटरेस्ट लेंगे तो आपके फीड में वैसे ही इन्फॉर्मेशन आएगी। अगर आप देश विदेश की खबरें देखते हैं तो वही इन्फॉर्मेशन आएगी। अगर आप एंटरटेनमेंट से रिलेटेड देखते हैं तो वैसी चीजें आएंगी। तो बेहतर होगा क्या हम डिस्ट्रैक्शन से हटके जो चीजें हमारी जरूरत की है, जो कंटेंट सही है हमारे लिए, हम उसको देखें तो फिर जो हमारे फीड में आए तो हमें इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहे। अच्छा, बच्चों के लिए अभी लगातार बात चल रही थी क्योंकि बहुत सारे देश ने जो है वो 16 साल के नीचे के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन कर दिया। तो हमारे देश में भी एक लहर उठी कि भाई हमारे अभी बच्चों को सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रखा जाए। लेकिन जो बड़े बच्चे हैं देखिए, ईरान ने इजराइल के हाइफा ऑयल रिफाइनरी पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। वहीं तेल अवीव और सेंट्रल इजराइल में कई मिसाइलें इंटरसेप्ट भी की गई है। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्किन ने कहा है कि वो यूएस और इजराइल के दबाव में झुकेंगे भी नहीं, जबकि दक्षिणी लेबनान में 2 इजरायली सैनिकों की मौत भी हो चुकी है। क्या है ये खबर, स्पेशल रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं।
नेतन्याहू से हो गई गलती, बड़ी कीमत चुकाएगा इजराइल। टारगेट पर तेल अवीव, तेहरान ने सेट किया वॉर प्लान। गाजा से लेकर लेबनान, ईरान तक जंग का नया मोर्चा। ईरान बहुत तेज पलटवार कर रहा है। तेहरान का दावा है कि अब तक 500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और 2000 से ज्यादा ड्रोन इजराइल पर दागे जा चुके हैं, जिनमें से 40% हमले सीधे तेल अवीव पर हुए हैं। ईरान का दावा है कि उसने हमलों में इजराइल की अर्थव्यवस्था को झटका दिया है और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में इजराइल को इतना नुकसान हुआ है जितना कि तेहरान दावा कर रहा है? युद्ध का आगाज 28 फरवरी को हुआ, जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर 900 से ज्यादा स्ट्राइक्स किए। ईरान के न्यूक्लियर साइट, एयर डिफेंस और मिलिट्री बेस तबाह किए। लेकिन इस जंग की कीमत आम लोग चुका रहे हैं। Now I can breathe, I have the sun on my skin and I feel alive. But it was such a hard week, and it is still. This is my first war also in Israel, and I have to say that I am in a survival mode. इजराइल के शहरों में सायरन, धमाकों और मिसाइलों के बीच लोग डरे हुए हैं। अनिश्चितता के माहौल में जीने को लोग मजबूर हैं। क्या हाल हुआ है यहाँ पर, गाड़ियों का इर्द गिर्द दिखाने की मैं कोशिश करूँगा कि क्या हाल होता है यहाँ पे जब बैलिस्टिक मिसाइल का हमला होता है। जो कुछ भी इर्द गिर्द चीज़ें होती हैं वो तबाह हो जाती हैं और कितना शदीद हमला रहता है ये मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। आप देख सकते हैं कि क्या हुआ है यहाँ पे गाड़ियों का हाल इसराइल में, वहाँ पर जहाँ पर मिसाइल अटैक किया है। माना जाता है कि ईरान के पास 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल हैं। इनकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है। शाहिद और मोहाजिर जैसे ड्रोन लंबी दूरी तक उड़ान भर सकते हैं और विस्फोटक लेकर सीधे टारगेट पर हमला करने में सक्षम हैं। इन्हीं ड्रोन का इस्तेमाल रूस ने यूक्रेन के खिलाफ किया है। यानी ईरान की मिसाइलें सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के कई देशों तक पहुंच सकती है। एक पल को तेल अवीव की सड़कों पर जिंदगी फिर पटरी पर लौटती दिखाई देती है, लेकिन अगले ही पल आसमान में खतरा मंडराने लगता है। भले ही ईरान के दावे बढ़ा चढ़ाकर पेश किए जाते हों, लेकिन तेहरान ने तेल अवीव की रातों की नींदें उड़ा रखी है। इस टकराव का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये टकराव लंबा खींच जाता है तो तेल की कीमतें, समुद्री व्यापार और वैश्विक सुरक्षा समीकरणों पर भी इसका सीधा असर पड़ सकता है। मिडिल ईस्ट का ये टकराव अब एक ऐसे दौर में पहुंच चुका है जहां हर रात नई आशंका लेकर आती है। कहीं आसमान में चमकती इंटरसेप्टर की लकीरें हैं तो कहीं धमाकों की गूंज के बीच जीवन को संभालने की कोशिश। फिलहाल दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं और ना ही ऐसे कोई संकेत दे रहे हैं। ऐसे में ये जंग सिर्फ सीमाओं के बीच की लड़ाई नहीं रही, बल्कि पूरे इलाके की स्थिरता और वैश्विक राजनीति के लिए एक नई परीक्षा बनती जा रही है।